मेरा एक स्टूडेंट थी, बट एग्जाम में जाके पैनिक हो जाती थी। प्री बोर्ड का मार्क्स 54 था। इसलिए हर बच्चे का सपना होता है कि उसका मार्क्स अच्छा हो, तो उसने उस मेथड को अप्लाई करना चालू किया एंड उसका रिजल्ट आउट ऑफ 100 था 96। हरे कृष्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? मैं आशा करता हूँ तुम सब अच्छे हो। और जो भी बच्चे टेंशन धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हो कि एग्जाम पास आ रहा है, कैसे होगा एग्जाम, कैसा होगा, प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, कैसा होगा, सब बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम जैसा भी तुम्हारा प्रिपरेशन हो, तुम कैसे एग्जाम के 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे कि तुम बोलो कि मेरा इतना प्रिपरेशन था बट एग्जाम अच्छा हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं एंड दो चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है। मैंने एग्जाम को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोनों साइमल्टेनियस पार्ट है, दोनों एक ही साथ चलेगा, बट हम लोग डिस्कस अलग अलग से करेंगे। एक है आंसर राइटिंग, मतलब आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, हमें कैसे ओवरकम करना है प्रेशर से और टाइम को मैनेज करना है। बट हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि तुम्हें प्रेशर कैसे मैनेज करना है और टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है 3 घंटे को। अभी मान लो तुम एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हो, 10:15 हो चुका है, तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना चालू करते एंड सोचना चालू करते, इसका आंसर क्या होगा, वो आंसर क्या होगा। और सोचते हुए मान लो तुम्हें क्वेश्चन एक अलग सा मिल गया, फिर दूसरा क्वेश्चन भी अलग सा मिल गया जो कि तुमने घर पे नहीं किया है अच्छे से, और तुम्हें कॉन्सेप्ट वाला याद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, पसीना आना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो वे ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो वो सब बच्चे जिनको टेंशन उतना नहीं होता है, काम कंपोज रहते, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम टेंशन करते हो, तो ये ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ तुम्हें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पेपर मिल जाए ना, अपना जो वॉच घर से लेके आए हो उसको खोल के साइड में रख दो। टाइम नहीं यहाँ पे देखना है, बेल बजेगा उससे ही हमें समझना है। अभी यहाँ पे बोलोगे सर घड़ी लेके आया हूँ, देखूंगा नहीं क्या, तो ये मैं बाद में बताता हूँ कब देखना है, अभी साइड में रख दो, ठीक है, अभी साइड में रख दो। तुम्हें क्या करना है, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट 38 नंबर क्वेश्चन, तुम्हें हर एक क्वेश्चन को स्किमिंग करना है। मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन पढ़ा, ये आएगा, नहीं आ रहा है, चलो स्किप करो। दूसरा क्वेश्चन, ये आएगा क्या, मैंने करा है कि घर पे, तुम्हें लग रहा है हाँ दूसरा क्वेश्चन मैंने बहुत बार घर पे करा है, अगर मैं एग्जाम में करूंगा वो मुझे एक चांस में आंसर दे देगा, तो तुम्हें क्या करना है, सेकंड को थोड़ा टिक मार्क करना है। ऐसे करते हुए तुमने फ्रॉम फर्स्ट टू 38 नंबर वही सब क्वेश्चंस को मार्क करना है जो तुम्हें एक चांस में आएगा, तुम्हें लग रहा है, या फिर वो सब क्वेश्चन जो कि तुमने बहुत बार घर पे प्रैक्टिस किया है, एग्जाम में डिट्टो आ गया, या फिर सेम तो आया है बट डेटा चेंज करके दिया गया है, वो सब क्वेश्चन को फ्रॉम द 1 टू 38 नंबर तक मार्क करके रख दो विद इन 15 मिनट। अभी मान लो 10:30 हुआ एंड अब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तुम्हें क्या करना है, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद अपने एग्जाम को 3 राउंड्स में डिवाइड करना है। अभी सर ये राउंड क्या है बताता हूं, पहले देखो। पहला है राउंड 1, दूसरा है राउंड 2 एंड तीसरा है राउंड 3। क्या करना है इन राउंड्स में मैं अभी बता रहा हूं। पहला राउंड 1, उसमें मान लो तुमने जो 15 मिनट में क्वेश्चन मार्क करके रखा ना, तुमने मान लो 21 क्वेश्चंस तुमने मार्क करके रखा, ये सब तुमने टिक मार्क करके रख दिया, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। मान लो तुमने पहला 2 नंबर वाला क्वेश्चन मार्क किया, फिर 5 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर ऐसे करते हुए अप टू 38 नंबर तक तुमने जो जो आता है वो मार्क करके रखा। तो मैं क्या बोलता हूँ, तुम सॉल्व करो, स्टार्ट करो सेक्शन वाइज। सेक्शन ए में जो आता है कर लो, फिर सेक्शन बी लिखो, उसमें जो जो आ रहा है उसको नंबर दे कर लो, सेक्शन सी में लिखो, डी में लिखो, ई में लिखो, ऐसे कंप्लीट करो। ऐसा भी हो सकता है कि सर मैंने 21 जो मार्क किया ना, उसमें से एक क्वेश्चन, मान लो तुम्हारा 21 नंबर क्वेश्चन जो तुम करने वाले हो, वो करते हुए 2-3 लाइन लिखा, फिर तुम्हें याद नहीं आ रहा तुम्हें क्या करना है, या फिर तुम सोच भी नहीं पा रहे हो कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो तुम यहां पे क्या करो, राउंड 1 के लिए 10 सेकेंड टू 12 सेकेंड यहां पे सोचो, ठीक है। सोचने के बाद भी अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा ना, उसको यहां पे स्किप कर दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अपना राउंड 1 ऐसा होने वाला है कि तुम एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाओ विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट। ऐसे करते हुए तुमने पूरा 38 तक अटेम्प्ट किया। 21 में से मान लो 3 में तुम्हें प्रॉब्लम दिखा गया, तो उस 3 को छोड़ के तुमने 18 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है। जो तुम्हें 3 क्वेश्चन नहीं आया, मान लो तुमने सॉल्व किया और लास्ट 2-3 लाइन बचा हुआ है बट तुम्हें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करो, थोड़ा स्पेस रख के नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ जो तुमने मार्क किया है। अगर मान लो तुमने 1-2 लाइन लिखा, फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, अरे कैसे इसको करूं, इसका मेथड या फॉर्मूला मैं भूल चुकी हूं या भूल चुका हूं, तब जाके क्या करो, उसको सिंपली कट कर दो, कट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में
स्टार्ट करना चालू करो। समझ में आया? बट मुद्दा बात यह है कि राउंड 1 में तुम्हें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो तुम सिंगल चांस में आंसर निकाल लो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है उसको स्किप करो। राउंड 1 खत्म हो गया, तुमने 18 क्वेश्चन मार्क किया, देखना तुम्हारा मैक्सिमम टाइम 1 आवर से 1 आवर 20 मिनट तक, 1 आवर 20 मिनट तक ये राउंड 1 खत्म हो जाएगा। अभी आता है राउंड 2। राउंड 2 में कौन से क्वेश्चंस तुम्हें करना है ये अच्छे से सुनो। तुमने 1 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन आता है कर लिया। राउंड 2 में तुम देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ तुमने इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया है एंड उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया बट वो क्वेश्चन कॉमन नहीं आया, तो ऑब्वियसली तुम उसको राउंड 1 में तो इंक्लूड नहीं करोगे, उसको इंक्लूड करना है राउंड 2 में। मतलब मुद्दा बात ये है कि वही सब क्वेश्चन तुम राउंड 2 में करना है जो लग रहा है अगर मैं थोड़ा सोचूंगा तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? या फिर मैंने उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैंने बहुत बार किया है बट क्वेश्चन ये अनकॉमन है, तो वो मुझे राउंड 2 में चूज करना है। मान लो राउंड 2 के लिए तुमने चूज किया 11 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी चूज ऐसे नहीं करना है कि अलग से फिर से 5 मिनट बैठ के मैं चूज कर रही हूं या फिर चूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं। तुमने तो 15 मिनट में देखा था ना, तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा और सिंपली पहले नंबर से तुम पढ़ना चालू करो, जो आ रहा है स्टार्ट करो राउंड 2 में करने के लिए, ठीक है, जो भी इस कैटेगरी में गिर रहा है। अभी मान लो 11 क्वेश्चन में से तुम्हें क्वेश्चन आया 9 क्वेश्चंस, तुमने 9 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। 2 क्वेश्चन में सेम दिक्कत हुआ, करते करते तुम अटक गए हो, तो तुम क्या करो, वहीं उसको स्किप करो। हमारा मुद्दा बात यह है कि राउंड 1 एंड राउंड 2 में भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जो आ रहा है क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। तो तुमने यहां पे भी 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यहां पे 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो टोटल 27 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तो बचा हुआ कितना होगा? 11 क्वेश्चन तुम्हारे पास बचा हुआ है राउंड 3 के लिए। अभी इन 11 क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए सोचना आसान हो जाएगा क्योंकि तुमने जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो तुम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। अभी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी जो भी तुम यहाँ पे कर लो 11 क्वेश्चंस में से वही तुम्हारे लिए वो बोनस है। अभी हमने समझ लिया है कि कैसे एग्जाम में टाइम को डील करना है, ठीक है, टाइम मैनेज कैसे करना है। अभी हमें सीखना है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है ताकि एग्जामिनर खुश भी रहे और अच्छा मार्क्स भी दे और मेरा मार्क्स काटने का कोई स्कोप भी ना मिले उसको, ठीक है। समझ में आया? अभी देखो एग्जाम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तुमने राउंड 1 भी डिसाइड किया है राउंड 2 में करो या राउंड 3 में करो। पहले एमसीक्यूज साथ में रखना है, ठीक है, एमसीक्यू साथ में रखना है और सेक्शन हर टाइम पेज के यहाँ पे लिखना है, सेक्शन जो भी लिखोगे और जो ये मार्जिन होगा उसके बाहर तुम नंबर लिखोगे ऐसे, ठीक है। और एमसीक्यूज को 20 तक ऐसे ही एक साथ रखना है, ऐसे ऐसे मार्क नहीं करना है, ऐसे मार्क करना है। समझ में आया? और अगर मान लो तुम्हें रफ करना है, आइदर तुम राइट साइड में करो और लिखो रफ, ठीक है, या फिर लास्ट पेज पे करो। समझ में आया? समझ में आया? और आंसर मान लो इसका ऑप्शन ए है, ए लिखो उसका आंसर लिखो, ए लिखो इसका आंसर लिखो। समझ में आया? यहाँ पे कोई दूसरा मान लो नंबर 2 देके इसका आंसर लिख दिया ना, स्पेस है तुम्हारे पास, बहुत स्पेस है, मत यूज करो इस साइड को। समझ में आया? सीरियल वाइज लिखते जाओ। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, एमसीक्यू लिए 1 नंबर लिखते हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, फिर जाके यहाँ पे आंसर लिखते हैं ऑप्शन सी। ऐसे मत करना, एग्जामिनर तब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, उसको सिर्फ चाहिए ऑप्शन, क्योंकि ये तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन हुआ तो मार्क्स, नहीं तो नहीं हुआ। मान लो तुम्हारा पूरा स्टेप हुआ, ऑप्शन ही गलत लिख दिया, मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, कभी भी सॉल्यूशन नहीं दिखाना है। सॉल्यूशन के लिए रफ है, राइट में करो या लास्ट में करो। समझ आया? ताकि एग्जामिनर को सब कुछ इजी लगे, अच्छा इसका ऑप्शन ये है करेक्ट, इसका ऑप्शन ये है करेक्ट, इसका ऑप्शन ये है करेक्ट। क्योंकि मैं भी पेपर चेक करता हूँ ना, मुझे पता है कैसे फ्रस्ट्रेशन आता है, और टीचर्स जो बात करते हैं ना वो हम लोगों में बीच में ही है, और ये एक बात है जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आया? अभी मान लो तुमने सेक्शन बी स्टार्ट किया, सेक्शन बी स्टार्ट किया, तुम्हारा हैंड राइटिंग क्लीन होना चाहिए। सर मेरा हैंड राइटिंग तो इतना सुंदर है नहीं, सुंदर ना हो, मैं बोल नहीं रहा हूं कि सुंदर नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सुंदर की बात नहीं हो रहा है, क्लीन की बात हो रहा है। कुछ बच्चे लिखते हैं, लिखने के बाद अरे गलत हो गया सर, ऐसे काट दिया। ऐसे क्यों काट रहे हो? सो क्लीन रखो ना, काटना है ऐसे काटो, क्लीन लगेगा देखने में। नहीं तो तुम जैसे काटते हो दूर से लगता है ये धब्बा लग रहा है, ठीक है, दूर से लग रहा है ये धब्बा है यहाँ पे, तो देखने में गंदा लगता है, ठीक है। ये मत करना। तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, सिंपली ऐसे काटो 2 लाइन में
और साइड में लिखो या फिर नीचे लिखो। तो पेपर को क्लीन रखना है। अपना हैंडराइटिंग अगर गंदा है, अपना अगर हैंडराइटिंग गंदा है तो उसको ट्राई करो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। मान लो एग्जाम में डायग्राम है, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना जिसमें डायग्राम होंगे, डायग्राम ड्रॉ करना है। सर क्वेश्चन में बहुत सारे डायग्राम दिए होते हैं, उसको भी ड्रॉ करना है, हाँ उसको भी करना है। एग्जामिनर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब उसको डायग्राम क्वेश्चन से देख के मैच करवाना, तो चाहे ए बी सी, एंगल ए बी सी, अच्छा बार बार ऐसे देखोगे तो तुम्हें भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा? आएगा ना। तो यही तुम्हें सोचना है एग्जामिनर के बारे में भी, ठीक है, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। तो जो भी डायग्राम है, मान लो तुमने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया और सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करो। ये स्टार्ट किया सॉल्यूशन, ये स्टार्ट किया, अच्छा भी लगेगा देखो देखो। और ऑलवेज ट्राई करना डायग्राम को राइट साइड में ऐसे ड्रॉ करने के लिए, ताकि तुम्हारा आंसर शीट भी अच्छा लगे। अभी कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, फॉर्मूला में गलती क्या करते हैं, सर फॉर्मूला मैंने लिखता हूँ ऐसे, कैसे बेटा? मान लो तुम्हें एरिया का फॉर्मूला क्या, ट्रायंगल का, तुम लिखते हो हाफ इंटू बी इंटू एच। ये क्या फॉर्मूला हुआ? बी क्या है? एग्जामिनर अगर पूछेगा व्हाट इज बी, व्हाट इज एच, सर बी तो बेस है, एच तो हाइट है। तुमने कहाँ लिखा बी इक्वल टू बेस, एच इज इक्वल टू हाइट? तो ये सब फॉर्मूला मत लिखो, तुम ट्राई करो इलेबोरेटली लिखने के लिए। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया? अनटिल एंड अनलेस तुमने स्टार्टिंग में लिखा लेट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल एच इज इक्वल टू 2 मीटर, तब जाके तुम ऐसे लिख सकते हो, बट उसमें ज्यादा लिखना पड़ता है। तो बेटर क्या है, तुम फॉर्मूला राइटिंग में लिखो, एग्जामिनर भी खुश होगा, आपको फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है, और तुम बिठा भी सकते हो राइटिंग कम यूज करके। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हुए तुम तो यूज करते हो ये वाला इंप्लाइज साइन, होता है ना, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ से x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 ऐसे आया। कुछ बच्चे ऐसे भी करते, मैंने देखा कि 2x प्लस 3 है माइनस 5x, इसको सॉल्व करना होता है, सिर्फ इक्वेशन नहीं है ये, सॉल्व कर रहे हो, फिर से भी इंप्लाइज दे रहे हो, ठीक है। तो इक्वेशन में सिर्फ इंप्लाइज यूज होता है, या फिर किसी का रिजल्ट आते हुए इंप्लाइज यूज करते हैं। नॉर्मल जो इसका वैल्यू इसका लिखना है, इसका वैल्यू ये आ रहा है, इसका वैल्यू ये आ रहा है, इसमें इंप्लाइज यूज नहीं करना है, इसमें इक्वल यूज करना है, ये गलती मत करना। अभी चौथा चीज ये है कि तुम्हें सब कुछ लिखना है राइट साइड में, जो भी तुम एक इक्वेशन में या फिर एक सॉल्यूशन में कर रहे हो। जैसे कि मैं बताता हूं, मान लो तुमने क्या किया, एक इक्वेशन तो लिखा भाई, तुमने एक इक्वेशन लिखा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अभी तुमने बोथ साइड में 2 डिवाइड करना है, तुमने डिवाइड किया ना, तो लिखो राइट साइड में डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तुम्हें बोथ साइड में स्क्वायर करना है तो भी लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तुमने इक्वेशन 2 को ऐड किया तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये सब शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ई क्यू पावर एन, ये सब कर सकते हो, बट लिखना है। एग्जामिनर को गाइड करना है कि तुम कर क्या रहे हो, एग्जामिनर को समझाना है कि मैं ये कर रहा हूं तो इसके बाद ये आ रहा है, ऐसा नहीं कि मन ही मन में सोच रहे हो तुमने लिख लिया। अभी यहाँ पे ये वाला अच्छा चीज होता है करने में, जैसे कि तुम्हें मान लो सोल्यूशन करके आया x इज इक्वल टू 2, सोल्यूशन को हाईलाइट करना है लाइक दिस। तुमने एग्जाम में 10-12 कलर का पेन नहीं लेके जाना होता है, एक ही कलर का पेन लेके जाओ, हाईलाइट भी एक ही कलर से करो, बट जब हाईलाइट करो इसको दिखा कि ये वाला मेरा सोल्यूशन आया। या फिर मान लो 2 इक्वेशन तुम्हारा आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 जिसको मुझे सॉल्व करना है, मैंने बॉक्स में रखा, y प्लस 7 इज इक्वल टू 10 इसको मुझे सॉल्यूशन यूज करना है, मैंने बॉक्स में रखा। उससे क्या होगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर तुम बॉक्स में रख भी देते हो तो एग्जामिनर पहले उससे देखेगा, अरे हाँ आंसर तो मैच हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद वो सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेगा। समझ में आया? साइकोलॉजी समझ में आया? जब तुम आंसर को हाईलाइट करते हो तब होता है कि एग्जामिनर तो अपना आंसर शीट लेके क्वेश्चन में आंसर लिख के बैठ के रहता है कि अच्छा इसका आंसर ये है, और तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि ये तो आंसर मिल गया। फिर अभी सोल्यूशन देखते हैं, मतलब तुमने ऑलरेडी उसको पॉजिटिव साइड में ले लिया है कि भाई मेरा आंसर तो मिल गया है, फिर देख रहा है वो सोल्यूशन। और उसमें अगर मान लो एक आध स्टेप में तुमने कुछ स्टेप जंप कर दिया या मान लो थोड़ा छोटा सा गलती कर दिया, तो भी एग्जामिनर दे देता है फ्लो में। समझ में आया? समझ में आया? तो ये चीज करना है, हमें हाईलाइट भी करना है सोल्यूशन को। अभी हर एक क्वेश्चन में एक फाइनल स्टेटमेंट होता है, उसको लिखना है। मान लो तुम्हारा एक्स क्या निकला, एज ऑफ राम, तो मैं लिख रहा है देयरफॉर राम इज 2 years old।
ऐसे फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड दिस, तो जैसे बोला गया है क्वेश्चन में उसको एज ए फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। ऐसा नहीं कि लेट द एज ऑफ राम बी एक्स और यहाँ पे लास्ट में आ गया एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया आंसर, मत करना ऐसे। क्लियर है? कुछ बच्चे का ऐसा होता है कि सर मेरा इक्वेशन सॉल्विंग के टाइम जब मैं साइड चेंज करता हूं तब मुझे परेशानी होता है, तो जब साइड चेंज करने में परेशानी होता है या फिर जो भी स्टेप तुम्हें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन में मुझे परेशानी होगा, मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मैं इसको सॉल्व करना है और मुझे ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैंने क्या किया, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है, तुम्हें पता होगा। तो 5 को लिखा मैंने 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने बहुत बार घर पे प्रैक्टिस किया है, तो मुझे ये इस वाले प्रॉब्लम में दिक्कत देता है, तो मैं क्या करूंगा, लिख लिया ना, फिर से मैं चेक करवाऊंगा। अच्छा 5 को मैंने लिखा 3 प्लस 2, हाँ सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाओ, क्या करो, जितनी बार भी एक स्टेप को लिखो उसको डबल चेक करके फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओ। उससे होगा क्या, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। इसके होगा क्या, मान लो तुमने सब सॉल्व कर लिया और एक्स का वैल्यू गलत आ गया, तो तुम क्या करोगे, फिर से चेक करना चालू करोगे। तो इतनी भीड़ में तुम्हें चेक करने से अच्छे से मिलेगा, या फिर एक लाइन में तुम जो लिख रहे हो फिर से अगर प्रीवियस लाइन के साथ उसको चेक करोगे उसमें जल्दी मिलेगा, इसमें तो जल्दी मिलेगा ना। ठीक है ना, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो मैंने इसको डबल चेक करके इसको लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन जो कॉमन लेना होता है, x प्लस 3 प्लस माइनस वाला जो प्रॉब्लम होता है बच्चों का, प्लस से जगह माइनस लिख देते, ओके प्लस की जगह माइनस लिख देते, तो मैंने लिखा, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ, अच्छा मैंने कॉमन लिया माइनस प्लस, ठीक है। समझ में आया क्या कर रहा हूँ, मतलब हर एक चेक को मैं स्टेप को मैं डबल चेक कर रहा हूँ, ताकि इसमें क्योंकि मेरा प्रॉब्लम होता है उसमें एग्जाम में जाके प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया? चाहे यहाँ पे 1 मिनट और ज्यादा ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट श्योरिटी तो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अगर ग्राफ दिया जाता है तुम्हें क्या करना है, जो पेंसिल होता है ना उसको ज्यादा शार्प नहीं रखना है और ज्यादा थिक भी नहीं रखना है। शार्प किए हो 1-2 लाइन कहीं पे लिख लो, फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पे देखना, ये जो है ना, ये जो शार्पनेस है ना थोड़ा कम हो जाएगा, तब जाके ग्राफ में यूज करना। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा शार्प होगा ग्राफ फटने का चांसेस है, अगर मान लो बहुत थिक होगा तो इतना मोटा मोटा लाइन आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ में ऑलवेज याद रखना है कि जब भी कोई पॉइंट मार्क करो इसको ऐसे पॉइंट दो, हाईलाइट करो, इसको लिखो, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 2,3 मेंशन करो। फिर मान लो तुमने एक लाइन ड्रॉ किया है, कर लिया अपना लाइन ड्रॉ, समझ में आया, उसके साइड में उसका इक्वेशन लिखो, मान लो इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ऐसे मैंने एरो के साइड में इक्वेशन ऐसे लिख दिया। उससे क्या होगा, एग्जामिनर जब देखेगा ना, अच्छा ये इसका इक्वेशन है, ये इसका लाइन है, वो वाला इसका लाइन है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ पे मान लो तुमने कुछ वेरिएबल लिया, राम का एज लिया तुमने x, तो उसको लिखा करो। लिखते हो बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कुछ कुछ बच्चे नहीं लिखते हो, तो मैंने ये वाला मेंशन कर दिया। अगर कोई अननोन टर्म ले रहे हो, ठीक है, या फिर एक डायग्राम में तुमने इसका वैल्यू x ले लिया, फिर या फिर डायग्राम को तुमने ABC लिया है, तो इसको लिखा करो एंड ट्राई करना स्टेप जंप ना करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि मन ही मन में बहुत सारे कैलकुलेशन कर लेते, तो वो दिखाओ एग्जामिनर को, तुम्हें मन से नहीं देखना है, पेपर से देखना है, पेपर ही तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको अगर अच्छा बनाओगे तभी जाके वो खुश होगा ना। क्लियर है? एंड लास्ट चीज सेक्शन ई के बारे में, जहां पे केस स्टडीज होते हैं, उसमें देखना 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें आंसर लिख के मत चले आना। केस स्टडीज में ऐसा होता है, स्टेप्स के लिए 1 मार्क के लिए बोलो, स्टेप्स के लिए आधा मार्क्स होता है, करेक्ट आंसर के लिए आधा मार्क्स होता है, तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है, उसको सॉल्यूशन करके दिखाना है। एंड लास्ट चीज, अगर तुम्हें मान लो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको छोड़ के मत आओ, उसको अटेम्प्ट करके आओ। अभी क्या अटेम्प्ट करे सर, कुछ भी लिख के आया ऑप्शन आप ना, लिख के आओ। मान लो उसका कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है जो तुम्हें पता हो, तो उसका फॉर्मूला लिख के आओ। ठीक है, शायद तुम्हें यहाँ पे आधा मार्क्स मिल जाए। तुम्हें पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन में जो कि फॉर्मूला होता है, अगर तुम ना लिखो आधा मार्क्स तुम्हें काटा जाता है, तो लिख के आओ फॉर्मूला, वहां से आधा मार्क्स मिल जाएगा। देखो जाओगे तुम, अगर मान लो वो छोड़ के आने वाले थे 3-4 क्वेश्चन, उसमें तुमने जो जो फॉर्मूला लगता है तुम लिख के आए हो, शायद तुम्हें 1-2 मार्क्स ज्यादा मिल जाए। समझ में आया? ठीक है, तो ये 2 चीज तुम्हें ध्यान रखना है, पहले तो कैसे टाइम को मैनेज करना है, साथ ही साथ आंसर्स कैसे करने हैं। अगर ये दोनों सही रहा एग्जाम में, तुम्हारा एग्जाम अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया?